दुनिया में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के चलते गैस की किल्लत शुरू हो गई है। इसी बीच भारत में विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही भारत में भी गैस की किल्लत होगी और स्थिति खराब हो जाएगी। वहीं सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि स्टॉक पर्याप्त है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान सुनाते हैं। का जो संकट है जिस तरीके से मंडरा रहा है, अब बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे। और उसके ऊपर से जंग भी है तो ये तो बढ़ेगा। जी, क्योंकि रिजिजू जी ने कहा कि मैं हंस रही थी उनकी बातों पे, तो मैंने स्पष्ट किया कि मैं क्यों हंस रही थी। प्रियंका जी, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी छोटा पैजामा क्यों पहनते हैं? कैसा सवाल है, आप मेरे से क्या पूछे? उन्होंने ट्वीट करके क्या? वो कह रहे हैं तो मंत्री है ना, मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो आज देश में संकट है, जो लोग भुगत रहे हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से, उनकी बातें होनी चाहिए। आप एलओपी बन जाए, क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? रिजू जी तो चाह रहे हैं कि आप एलओपी बन जाए, वो कह रहे हैं कि आप में भी कैपेसिटी। ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि जो मेरे भाई करते हैं वो सच बोलते हैं। इनके सामने आज तक एक ही व्यक्ति है जो इस पूरे देश में जो झुका नहीं है। इन्होंने सब कोशिशें की, पैसे खर्चे, तमाम सोशल मीडिया की कैंपेन की, मीडिया पे कैंपेन की, तरह तरह की चीजें बोली, उनके बारे में कुछ नहीं चला है। सच्चाई उनके सामने है, लोग देख रहे हैं कि ये एक ही व्यक्ति है जो सच बोलता है और झिझकता नहीं है और पीछे नहीं हटता। तो मुझे तो हंसी इसी बात पे आ रही थी कि तुम डर रहे हो इनसे, इनकी जो सच्चाई है, इनका जो सत्य है वो पच ही नहीं रहा है, इसलिए हर बार इन्हीं पे आलोचना, इन्हीं पर वार कर रहे हो। कभी कहते हो कि पैंट छोटी पहने, अरे वाह, जो कह रहे हैं उसका जवाब दो ना, जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दो। उसका तो जवाब है ही नहीं। आप क्यों बिक गए? आपने देश को की सारी संपत्ति अडानी जी और अंबानी जी को क्यों दे दी? जो आज देश का किसान जिस तरह से संघर्ष कर रहा है उसके बारे में आप कोई सवाल पूछे, आप जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ इस सदन में पिछले, मैं नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से मैं देख रही हूँ कि यहाँ असली चर्चा नहीं हो रही है। जो एक्चुअल मुद्दे, वंदे मातरम पे हमने चर्चा कर ली भर के, और नेहरू जी पर, इंदिरा जी पर सारी आलोचनाएं करते रहे हैं, लेकिन हमने एक असली चर्चा नहीं की कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों है, आज देश की स्थिति क्या है, आप अमेरिका को सब कुछ ऐसे थाली पे परोस कर दे क्यों रहे हैं, आप अडानी अंबानी जी को सारा देश बेच क्यों रहे हैं, ये चर्चा नहीं हुई है। और ये लोग आलोचना कर रहे हैं कि हमने सदन को कमजोर कर दिया है, ये किया है, वो किया है। असलियत ये है कि प्रेशर इन्होंने डाला है स्पीकर पर। असलियत यह है कि उनकी स्वतंत्रता इन्होंने खराब की है, इन्होंने खत्म की है, कि हर संस्था को खत्म करने वाले ये हैं। हम तो संस्थाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जहां भी, जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, हम ये संस्थाओं को बचाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो संस्थाएं निष्पक्ष रही नहीं जिन पर आधारित हमारा लोकतंत्र है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो अब इनको ये बातें पचती नहीं है, तो कभी पैंट की बात करेंगे, कभी कुछ कहेंगे कि उन्होंने यार कह दिया, कुछ कह दिया। एक गहराई होती है ना बात की। भाषा एक चीज होती है, लेकिन गहराई भी होती है। और जो इंसान बार बार सच कह रहा है, वो सच किसी न किसी तरह से बाहर आ जाता है। और इस देश की जनता की खासियत ये है कि चाहे समय लगे, लेकिन सच्चाई वो समझ जाते हैं। मुझे याद है मेरी दादी जी भी यही कहती थी कि आप नकली होने की कोशिश करो, कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, अपनी इमेज बनाने की कोशिश करो, कुछ नहीं चलेगा। इस देश की जनता सच्चाई देख लेगी, देख रही है। समय लगा है लेकिन देख रही है। मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं। और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है। तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी और इसी तरह की कहानियां
बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सब जगह से आ रही हैं। मोरबी जो गुजरात में है, जिसको कि टाइल इंडस्ट्री का एक तरह से कैपिटल माना गया है, वहाँ पे 650 इंडस्ट्रीज हैं। उनमें से 170 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे देश में इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के बेरोजगार एकदम से बेरोजगार हो जाने की आशंका है। और इतने बड़े स्तर पे अगर लोग बेरोजगार हो गए तो क्या स्थिति होगी हम सोच सकते हैं। और पिछले दिनों में सरकार ने कमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। हमें ये समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वहां से दुनिया का काफी ज्यादा तेल और गैस जो है उसका आवागमन होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के 1 दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमारी समझ के परे है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये। तो ये ईरान युद्ध के कारण ही है ना, लेकिन मुझे भी पालन शुरू होने दीजिए, मैं बता। नहीं करने दे रहे हैं जो ऑयल क्राइसिस है। और हाँ, देखिए आपको मालूम है कि दाम भी बढ़ा जा रहे हैं, हर अवेलेबिलिटी भी नहीं है, दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। कि हरमुज बंदर से तेल टैंकर निकालने की परमिशन ईरान ने चीन को दी है, रशिया को दी है, बांग्लादेश को भी दी है, हाँ, मालदीव और नेपाल को भी मिल सकती है परमिशन। लेकिन हमारे विश्व गुरु जिस देश के नेता है, भारत देश, उस देश को अब तक रोका गया है। ये हमारी प्रतिष्ठा है। हाँ, जागतिक मंच पर यह हमारी प्रतिष्ठा है, ये हमारा धाक है। लेकिन कहाँ है प्रधानमंत्री हमारे, वर्ल्ड लीडर, विश्वगुरु? वो केरल में पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, चुनावी प्रचार में। वो तमिलनाडु में प्रचार कर रहे हैं, वो आसाम में प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार में मंच से अपने विरोधियों के ऊपर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके भाषण दे रहे हैं। ये किसी नेता को शोभा नहीं देता। तो प्रधानमंत्री पद पर है, चाहे राहुल जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे स्टालिन जी हो। लेकिन आप इस देश में जो स्थिति पैदा हो गई है ईरान इजराइल युद्ध से, उस बारे में आप बात नहीं करें। एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज हो रहा है, उससे लोगों में एक अराजकता और भय पैदा हुआ है। अब अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए समस्या पैदा होगी। 40% होटल्स रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। उसके ऊपर मोदी और उनकी सरकार ने अब तक एक शब्द नहीं निकाला है। हाँ, लेकिन केरल, असम, तमिलनाडु में जाकर आप भाषण दे रहे हो चुनाव रैली में। देश का दुर्भाग्य है कि देश आज इस प्रकार के नेतृत्व के हाथ में नहीं, इसलिए नौबत ही आ गई आज इस युद्ध की वजह से। और जो है, जो कुछ हमारा कदम रहा, हमारी विदेश नीति, उसकी नौबत है कि भारत भी प्रभावित हो रहा। यहाँ पे जो है, एक तो पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है वो $100 पार कर गया, वो उसका भी असर आने वाला है। और गैस का हालत ये हो गई है कुकिंग गैस की कि बेंगलोर के रेस्टोरेंट सब बंद होने की नौबत में, चेन्नई के रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत में। धीरे धीरे पूरे देश में गैस का असर ये पड़ेगा। और सरकार जो है कह रही नहीं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। तो भैया मैं तो लोगों से यही कहता हूं कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो, न तो ये सरकार तो कुछ मदद करने वाली नहीं है। शहरों में देखिए, ये बड़ा नेचुरल फॉल आउट है जो युद्ध हो रहा है खाड़ी में। लेकिन हम सब लोगों को, खासकर भारत सरकार को, उसका संज्ञान लेना चाहिए था। ऑल्टरनेट सोर्सेज क्या हो सकते हैं?
83% भारत अपना जो तेल और ईंधन है ये हम आयात करते हैं। अब जब इतना संकट आ रहा है तो हमारी व्यवस्था क्या है वैकल्पिक, ये बताना चाहिए। कई शहरों से खबरें आ रही है कि शॉर्टेज हो रही है, सरकार ने कटौती करी है, दाम बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं सीधा इम्पैक्ट जो है आम व्यक्ति पर पड़ेगा, मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। तो सरकार को सदन चल रहा है, पार्लियामेंट में खड़े होकर बताना चाहिए कि हमारे ये प्रावधान है, ये हमारी रणनीति है, ये हमने ऑप्शन सोचे हैं, ताकि जनता में मैसेज ना जाए कि बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। और सरकार जिस तरह चर्चा करने से बच रही है, जो ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है उसमें सरकार को बताना चाहिए उनका रवैया क्या है, स्टैंड क्या है, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष को और देश को ये जरूरी जानना है कि हम इस पूरे घटनाक्रम में हमारी सरकार कहाँ खड़ी है। मत भूलिए लाखों लोग ऐसे हैं जो खाड़ी में रहते हैं, उनकी जानमाल की सुरक्षा कैसे होगी, वापस कैसे आएंगे। और इन जो द्विपक्षीय संबंध हमारे हैं इसका इस्तेमाल अगर हम अब नहीं करें तो कब करेंगे। जो आपके बायलैटरल रिलेशंस हैं आपका इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। इस सबका विस्तार से सरकार को सिर्फ स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी, चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अब सदन चल रहा है और सरकार चर्चा से बच रही है, कुछ न कुछ छुपाने को होगा। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को एलओपी बनना चाहिए, राहुल गांधी से बेहतर नेता वो है। किरण रिजिजू जी जो क्या है हमारी पार्टी के थे, अब उधर चले गए हैं, तो अब वो अपनी राय मुझे लगता है कि अपनी सरकार में तो बेहतर होगा। हमारी पार्टी में हमारे दल के अंदर कौन क्या करेगा हम अच्छी तरह तय कर लेते हैं। और ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को जिस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए उन्होंने किया था। नेता प्रतिपक्ष को बोलते हैं कि देश के लिए खतरा है, और ठीक उसके एक दिन बाद एक उन्हीं के व्यक्तियों का मैसेज आता है कि वो राहुल जी को जान से मार डालेंगे। तो ये वातावरण निर्मित करने की रणनीति होती है। और किरण रिजिजू जी एक मंत्री है भारत सरकार के, नेता प्रतिपक्ष को आप देश के लिए खतरा बताएंगे तो किस आधार पे आप सदन में पहुंचते हैं। तो ये उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, और जो उनका सुझाव है वो अपने स्कीम की तरह बहुत रहेगा। उनको अभी अपने नेताओं को खुश करने के लिए ऐसी बातें बोलनी पड़ती है। वेल जैसे दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज, ये तो होना ही था। जैसे ही जो जंग है वो चलती रहेगी, 2-4 हफ्ते और चलती रहेगी तो बहुत ही किल्लत आएगी। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो, हमारी एलपीजी की जरूरत हो, और अगर एलपीजी लगभग 40% तो कतार से आती है, वो बंद हो जाए तो उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कई सेक्टर्स पे प्रभाव पड़ेगा, एक ही प्रभाव। तो उन्होंने इसलिए सरकार ने सही किया है कि इसको प्रायोरिटाइज किया है। सबसे पहले तो कंज्यूमर्स को जाना चाहिए, उसके बाद इंडस्ट्री को जाना चाहिए, कुछ खास इंडस्ट्रीज को एसेंशियल कमोडिटी बना दी। तो बड़ा अच्छा, ये फैसले तो सही हैं, लेकिन ये होना था और इनको पहले ही तय करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो दूरदृष्टि दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई। बाकी तो अब ये सिचुएशन है तो इन्होंने ये तो करना ही था। लेकिन सर कंज्यूमर पे सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। सरकार कह रही है शॉर्टेज नहीं होगी, लेकिन बाद में इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला गया, शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन आखिर जिस स्थिति की है इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा अभी तो ये जो भी सिचुएशन है ग्लोबली, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नेविगेशन नहीं होगा तो निश्चित रूप से ना तो क्रूड ऑयल आएगा ना हमारे, और हमारी तो लगभग 85-90% हमारी इम्पोर्ट है क्रूड ऑयल की। तो नेचुरली इस पे इन्फ्लेशन पे प्रभाव, महंगाई बहुत बढ़ेगी और हर चीज पे महंगाई बढ़ेगी। तो हिंदुस्तान मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि हम ही ऐसे देश हैं जो लगभग ऑलमोस्ट 90% इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, और तो कोई देश है नहीं। और चाइना को तो राहत मिल ही रही है, चाइना तो रशिया ही ऑयल दे देता है। तो अभी देखो, अगर उन्होंने हमें 30 दिन की मोहलत दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, शायद 30 दिन की और दे दे। अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। नहीं, देखिए अफवाहों पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, और कल मुख्य सचिव को मैंने निर्देश किया था, मैंने उनसे कहा था कि सारी समीक्षा पूरे राज्य की कर लें। कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी नहीं है, और आगे भी हम लोग भविष्य की दृष्टि से भी सभी पहलुओं पर ध्यान करते हुए लोगों को असुविधा न हो, कालाबाजारी न हो, किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन सब पर काम कर रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर होते हैं, पर्यटन मंत्री जी का कहना था कि होटलों से उन्हें फोन आना शुरू हो गए हैं, उसको लेकर किस तरीके से निर्देश दिए? नहीं, जो भी चूंकि चुनौती केवल एक राज्य की और एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की एक ये समस्या है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर पूरी तरह से इस पर ठीक प्रकार से वहां पर काम हो रहा है, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। ठीक है। ने साफ गाइडलाइन भी जारी किया है, 10% अतिरिक्त भी बढ़ाने का निर्देश दिया है, और कोई भी कालाबाजारी करता है तो शीघ्र कार्रवाई करेगी सरकार।
एकदम जनता को सारी सुविधा मिलते रहे, इसका पूरा प्रयास करेंगे। सर, महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में जीत होगी उनके। 5वीं सीट। देखिए, लालू जी का परिवार 2005 से हार रहा है और हारने की आदत हो चुकी है। ये लोग सपना देखते हैं, दिन में देखने दीजिए, दिक्कत क्या है? देखिए, जब कोविड हुए थे, लोगों ने ये बोले थे कि हमारा देश में ऑक्सीजन का क्राइसिस होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसे स्थिति को संभाला कि किसी को ऑक्सीजन का कमियां महसूस होने नहीं दिया। मेरा मानना है विश्व में संकट है, क्राइसिस है और बहुत बड़ा संकट है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी डोमेस्टिक एलपीजी का कमी नहीं होने देगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।